हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सीबीएसई ने इस बार बहुत जल्दी सैम्पल पेपर रिलीज कर दिया, तो मैं इसको सॉल्व करवाने जा रहा हूं। अब ये कहोगे सर अभी हमने चैप्टर ही नहीं करे पूरे, तो ठीक है, वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि आपने सारे चैप्टर्स नहीं करे हैं। तो यार जो जो कर रखे हैं एटलीस्ट वो क्वेश्चंस आप कर पाओगे। मान लो जो क्वेश्चन आपने अभी चैप्टर नहीं करा उसको आप स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं आपके लिए इसलिए बना देता हूं क्योंकि अभी यूट्यूब पे मैं देख रहा हूं अभी बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं बनाया है, तो आप लोगों को बड़ी परेशानी होगी बाद में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए पेपर सॉल्व करके रख दूं, जब जिसका मन होगा जिस टाइम होगा वो बच्चा देख सकता है। इस वीडियो में हम सेक्शन ए को कवर करेंगे और स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। आने वाले टाइम में आपको सेक्शन बी, सेक्शन सी सारे सेक्शन मिल जाएंगे और बेसिक का भी पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट चेक करते रहना अनअकैडमी पे, और यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। और फ्यूचर में कोशिश करेंगे इसी वाली वीडियो में सारी लिंक आपको मिल जाए, लेकिन आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, फ्यूचर में हम अनाउंस करते रहेंगे इस चीज को। तो मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि भाई इसमें कितने, जिन बच्चों को थोड़ा पेपर का भी अगर अभी भी आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता दूं, टोटल 5 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए बी सी डी ई 5 सेक्शंस होते हैं, जिसमें 20 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं जो 1 मार्क में होते हैं, ठीक है। फिर सेक्शन ए होता है ये आपका। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस होते हैं जो 2 मार्क्स के आते हैं। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 3 मार्क्स में आते हैं। सेक्शन डी 4 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के रहते हैं। और सेक्शन ई में 3 केस स्टडी होती है और हर केस स्टडी 4-4 नंबर की होती है। तो इस तरीके से 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 5 सेक्शन में, जिसमें हम आज करने वाले हैं सेक्शन ए, जिसमें आपको 20 एमसीक्यूज क्वेश्चंस मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहले क्वेश्चन में है 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। आपको ए गिवन है, बी गिवन है, x, y आर प्राइम नंबर्स, देन रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स और एलसीएम बताना है। देखो आपको इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, ए दे रखा है, ए आपके पास कितना है x³ y² और b आपके पास है xy³, ठीक है। आपको a गिवन है और आपको b गिवन है। तो अगर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है a, b का, तो एलसीएम का लॉजिक क्या होता है, जितने भी डिफरेंट नंबर होते हैं वो लिख दीजिए। जैसे xy है तो ये डिफरेंट नंबर है, लिख दो। और एलसीएम वाले क्वेश्चन में आपको हाईएस्ट पावर लेनी होती है, यानी जो बड़ी पावर है। तो x की बड़ी पावर क्या है 3, और इधर y² है और यहां पे y³ है। देखो x में, देखो यहां पे xy³ है और ये x³ y² है। तो x की हाईएस्ट पावर 3 है, y की पावर 2 है, 3 है, तो y की भी पावर हाईएस्ट 3 है। तो यहां पे जो आपको आंसर मिलेगा बेटा वो मिल जाएगा कौन सा, सी पार्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, सी पार्ट, यानी x³ y³ आपको आंसर मिलेगा। क्लियर है सबको। तो ये पहला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड था और ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया हो। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है द गिवन लीनियर इक्वेशन y = fx हैज 2 zeros, 1 0 and the 0 is 3, 1 0 and 0 is 4, no 0। देखो कोई भी पॉलिनोमियल हो, जैसे y = fx, अगर कोई भी आपकी पॉलिनोमियल है, आपको पता होगा जीरोस हमेशा x एक्सिस पे लाई करते हैं। कहां लाई करते हैं, x एक्सिस पे, ठीक है। एट x एक्सिस पे आपके सारे जीरोस लाई करते हैं। तो आप देखो ये x एक्सिस आपको दिख रही है हॉरिजॉन्टल वाली, तो x एक्सिस में ये पॉइंट मिल रहा है 3, 0, तो जो 3 होगा वही तो 0 होगा। तो 1 0 एंड 0 is 3, मतलब एक 0 मिल रहा है, क्योंकि आपने पढ़ा था ना कि अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस देखना है तो पॉलिनोमियल कितने बार x एक्सिस को कट करती है उतने जीरोस होते हैं। तो ये हमारा जो कर्व है वो x एक्सिस को सिर्फ एक बार कट कर रहा है, इसका मतलब एक 0 है और उसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो। आगे बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड में बोल रहा है द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉन इंटरसेक्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। नॉन इंटरसेक्टिंग पूछ रहा है, मतलब कभी इंटरसेक्ट ना करे, ठीक है। तो ये तो वही केस हो सकता है ना जब लाइन पैरेलल हो। कैसी लाइन हो, पैरेलल। तो अगर आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ लिया होगा, अब ये वीडियो बहुत दिनों बाद देख रहे हो, इस टाइम तो सब कुछ पढ़ लिया होगा। तो लीनियर इक्वेशन में पैरेलल की कंडीशन क्या होती है,
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, यहाँ पे नॉट इक्वल टू होता है। तो कौन सा ऑप्शन है? A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो क्या इसका आंसर बी पार्ट आ जाएगा? ठीक है। और अच्छा हाँ, दूसरा आपको किस पे वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको वीक लग रहा है, आप सारी चीजें कमेंट सेक्शन में लिखा करो, उससे हमें पता चलता है यार हमें इस वीडियो पे काम करना है। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना जब भी अगर आपको लगता है कि यार इस टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राइट द नेचर ऑफ रूट्स। भाई रूट्स के 3 नेचर होते हैं, आपने देखा होगा अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रखा है। एक होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट, एक होता है इक्वल रूट्स, एक होता है नो रियल रूट्स। तो हम इस ऐसे केस में डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। आपके पास जो क्वाड्रेटिक है ना 9x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास 9x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 से, ठीक है, इसको मैंने क्या करा, ये 9x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2 इक्वल टू 0 है, तो ये ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर मैं कंपेयर कर लूं तो a मुझे मिलेगा 9, b मुझे मिलेगा माइनस का 6, b क्या मिलेगा मुझे, b मिलेगा मुझे माइनस का 6 और c मुझे मिलेगा माइनस का 2, c मुझे मिलेगा माइनस का 2। ये चीज क्लियर है? तो ए बी सी आ गया। अब आप फाइंड आउट करो डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b कितना है, माइनस का 6 है, तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a कितना है 9 है और c कितना है माइनस का 2 है। तो 36 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 9 कितना होता है 72, 8 और 9 कितना होता है 72 होता है ना, तो ये प्लस हो जाएगा अल्टीमेट। ठीक है, अब यहां पे क्या करना होगा, ऐड कर लो, 6 2 8 7 3 10। तो क्या ये डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है? तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो रूट्स होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। कैसे होते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हमारे होते हैं। क्लियर है? रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? नो रियल रूट। तो भैया पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन जो है वो नहीं हो सकता है हमारा। 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स तो नहीं है भाई यहाँ पे। 2 डिस्टिंक्ट रूट, हाँ ये वाला आंसर मिल गया हम लोगों को, 2 डिस्टिंक्ट रूट मिल गए। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 था, तो 2 हमें आंसर मिल चुके हैं डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, जो बच्चे अफोर्डेबल प्राइस में पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे होता ना कि भाई आपको पढ़ाई करना है, पर्सनल मतलब मुझसे बात करनी है, मुझसे डाउट पूछने हैं, अगर आपको ऐसा मेंटरशिप और आपको ऐसा एक अफोर्डेबल चीज में चाहिए कुछ जिसमें आपका सारे सब्जेक्ट भी कवर हो जाएं, तो ये हमारा एक तरक्की बैच चल रहा है जिसमें साइंस आपको धिगराज सर पढ़ाते हैं, संतोष सर आपको साइंस पढ़ाते हैं, मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ, कृति मैम इंग्लिश। 3000 इसका प्राइस है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप कोड यूज कर लोगे तो यार ये 2200 के आसपास मिलता है। ठीक है, अगर डिस्काउंट देख लेना आप तो मतलब ये 3000 से कम आपको पड़ेगा। ठीक है, कोड यूज कर लेना लव A4S, LA4S, क्योंकि आपको मैं हमेशा बोलता हूँ हमारी A4S आर्मी है, क्योंकि हमारी A4S आर्मी बोर्ड एग्जाम में फोड़ेगी, ये मुझे पता है। तो हमारी जो A4S आर्मी है इससे सब बच्चे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो आज से आप लोग जो बच्चे नए देख रहे हैं वीडियो, तो आज से आप लोग A4S आर्मी से हैं। ठीक है, आशीष फॉर स्टूडेंट्स। तो यार जो मिशन है कि आपको अच्छा क्वालिटी कंटेंट देना है, मैं हमेशा दे रहा हूँ। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, मतलब चीज़ें, क्यों देखो कनेक्टिविटी बहुत जरूरी होती है। कई बार आपने देखा होगा इंप्रूवमेंट भी तभी होता है जब आप कनेक्टेड होते हैं। ऑफलाइन में आप टीचर क्या होता है, बार बार आपसे पुश करता है, बेटा ये करो ये करो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं चाहिए होती है। तो यूट्यूब पर मैं आपको कॉन्टेंट तो दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये चीज़ मिस होती है। तो अगर आपको लगता है कि यार ठीक है यार इतने अमाउंट में 4 सब्जेक्ट और पूरा सिलेबस, ठीक है, तो यार सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज पे जा सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है? 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1 एंड दैट ऑफ अदर इज -8, देन द डिफरेंस बिटवीन फोर्थ टर्म। 2 AP हैं, पहले तो देखो इधर लिख लेते हैं फर्स्ट AP और यहां लिख लेते हैं सेकंड AP। 2 AP है हमारे पास, फर्स्ट AP और सेकंड AP। ठीक है, 2 AP हमने लिख लिया, फर्स्ट AP और सेकंड AP, जिसमें
टू एपी हैव सेम कॉमन डिफरेंस, यानी दोनों एपी का डिफरेंस जो है वो कॉमन है, यानी कि अगर यहां पे डिफरेंस डी है तो यहां पे भी डिफरेंस डी है। फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ सीरीज, यहां पे फर्स्ट टर्म पहली सीरीज का है -1 और यहां पे फर्स्ट टर्म जो है वो इधर कैपिटल A1 ले लेता हूं जो कि ये -8, ठीक है, क्लियर सबको। चलो अब आपको बताना है फोर्थ टर्म का डिफरेंस, दो सीरीज उनकी फोर्थ टर्म का डिफरेंस, तो A4 माइनस का यहां पे कैपिटल A4 कर लेता हूं, ठीक है। अब आपने अगर AP पढ़ा होगा तो फोर्थ टर्म क्या होगा, A प्लस का 3D, तो ये फर्स्ट सीरीज है यहां पे A1 कर लेते हैं, ये वाली सेकेंड सीरीज का फोर्थ टर्म है तो कैपिटल A1 प्लस 3D, डिफरेंस हमारा सेम है, तो A1 प्लस का 3D माइनस का A1 माइनस का 3D, ये कैंसिल हो गया, स्मॉल a1 की वैल्यू -1 है, बीच में है माइनस, कैपिटल A1 माइनस का 8 है तो -1, ये प्लस हो जाएगा, तो 8 माइनस का 1 आंसर क्या आ जाएगा, 7 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ गया, 7 के बराबर है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आंसर इसका हो गया सी पार्ट। किसका हो गया, आंसर इसका आ गया सी पार्ट। क्लियर है, क्लियर है, इसका आंसर सी पार्ट है, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आपको करना होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े, नेक्स्ट है फाइंड द रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, ठीक है। रेशियो वाला क्वेश्चन आ जाए तो हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना होता है। अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूं। एक पॉइंट अगर a x1, y1 है और एक b पॉइंट है x2, y2, ठीक है। एक पॉइंट a है x1, y1 और एक b पॉइंट है x2, y2। तो अगर आपको p पॉइंट दे दिया जाए कोई या फाइंड आउट करना हो जो कि इसको m/n में डिवाइड करता हो, जो कि इसको m/n में डिवाइड करता हो, तो p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो आते हैं mx2 प्लस का nx1 अपॉन में m+n, my2 प्लस का ny1 अपॉन m+n, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा सेक्शन फॉर्मूले से p पॉइंट आता है। क्लियर सबको, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और अगर आप फॉर्मूला भूल जाओ तो मैं डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं, उससे कर लो। कैसे समझते हैं, आपसे बोला किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये लाइन सेगमेंट, तो करना क्या, ये फॉर्मूला याद रहे तो ठीक है लिख देना, नहीं तो मैं तुम्हें डायरेक्ट तरीका बता देता हूं। देखो हमारे पास जो दो पॉइंट है ना वो है एक 2, -3 और एक पॉइंट है 5, 6। तो बोला रेशियो बताओ, रेशियो का जैसे क्वेश्चन आ जाए ना तो एक तुरंत ही p पॉइंट लेके k/1 ले लेना, ये फिक्स है। अगर कोई भी क्वेश्चन रेशियो का आ जाए तो आप उस रेशियो को k/1 ले लेना, ये फिक्स है। आई बस में हमेशा ये फिक्स है कि रेशियो को आपको k/1 लेना है। अच्छा, अगर रेशियो k/1 है तो p पॉइंट क्या आएगा, अगर मैं p की बात करूं तो एक तरीका तो ये फॉर्मूला लगाओ पूरा mx2, एक डायरेक्ट तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई का, तो k का मल्टीप्लाई यहां 5 में करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, k का मल्टीप्लाई यहां 5 में, तो क्या ये 5k आ जाएगा, क्या ये 5k आ जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे अपॉन इस तरीके से k+1। क्या करा, फिर सुनो ध्यान से बात, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते ना, k का मल्टीप्लाई 5 में तो 5k, 1 का मल्टीप्लाई 2 में तो 2, अपॉन में इन दोनों को ऐड करना है। सेम चीज y कोऑर्डिनेट के साथ करते हैं, k का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6k, 1 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -3 अपॉन k+1, ये आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा p पॉइंट। अब क्या बोला गया था क्वेश्चन में, एक ऐसा रेशियो बताना है जिससे ये लाइन सेगमेंट डिवाइड हो जाए एक्स एक्सिस से। तो हमें पता है एक एट एक्स एक्सिस क्या उसमें y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो हम y कोऑर्डिनेट को 0 करके k की वैल्यू बता देंगे और रेशियो हमें मिल जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट हमारा ये है, तो 6k - 3 अपॉन k+1 को कर दो 0 के बराबर, तो 6k - 3 इक्वल टू, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 6k = 3 आ जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 3/6 यानी कि 1/2।
तो यहां से k मिल गया आपको 1/2 के बराबर। तो रेशियो क्या आ गया 1/2, यानी ए पार्ट क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ गया है ए का 1/2। क्लियर? क्या आ गया आंसर? 1/2 के बराबर आ गया। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन। 7 में एक्स वाई इज 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, हाउ मेनी सच पॉइंट्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब समझते हो? क्या आपको पता होगा ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट है, जिसमें पहले क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होते हैं, यानी एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव। सेकंड वाले में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड वाले में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ वाले में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो आपसे ये कहना चाहता है कि अगर कोई पॉइंट एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव कौन कौन से, मतलब कितने ऐसे पॉइंट मिलेंगे जिसमें एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होंगे, ये पूछना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में। इसके लिए तुम्हें गिवन क्या है कि एक पॉइंट एक्स कॉमा वाई है जो कि 5 यूनिट डिस्टेंस पे है फ्रॉम ओरिजिन, यानी 0,0 से। ठीक है, ये ऐसे बना लो कि 0,0 यहां है, 0,0 से ये पॉइंट हमारा एक्स कॉमा वाई जो है वो 5 यूनिट की डिस्टेंस पे है। तो अगर मैं इसको पॉइंट ए दे दूं, इसको बी, तो हमें ए भी दे रखा है 5 के बराबर। किसके बराबर? 5 के। और बोला कितने पॉइंट हैं जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, यानी ये जानना चाह रहा है कि एक्स और वाई नेगेटिव, दोनों नेगेटिव कितने बार होगा। ठीक है, ये जानना चाह रहा है, जिसके लिए बोला गया है कि एक पॉइंट एक्स कॉमा वाई जो है वो ए पॉइंट से 5 यूनिट की डिस्टेंस पे है। तो ये भी 5 हो गया। अब चलो डिस्टेंस फॉर्म लगाओ, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। तो ये आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। तो अगर हम स्क्वायर बोथ साइड कर दें, इसमें क्या कर दें, स्क्वायर बोथ साइड, तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। कितना आ जाएगा? 25 स्क्वायर बोथ साइड करा, तो क्या ये रिजल्ट आ गया स्क्वायर बोथ साइड करने से? अब बताओ आप एक्स और वाई क्या क्या हो सकता है। और एक्स वाई ये नहीं बोला कि इंटीजर है कि रियल नंबर है, तो सब कुछ ले सकते हो। तो मान लो किसी ने एक्स को -3 ले लिया और वाई को -4 ले लिया, तो -3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, क्या ये भी 25 आ गया? राइट साइड के बराबर है, यानी ये एक्स और वाई वैलिड है, यानी एक पॉइंट तो -3, -4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसी तुम उल्टा भी तो कर सकते हो कि x को -4 कर दो और y को -3 कर दो, तो -4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, तब भी तो 24 आएगा, 25 आएगा। तो ये भी तो पॉइंट हो जाएगा -4 -3। और ये तो मैंने 2 ही लिए ना, x नेगेटिव -3 और -4, और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि यहां पे तो ये तो बोला नहीं है ना कि x नेचुरल नंबर ही लेना है या इंटीजर नंबर लेना है, ऐसा तो बोला नहीं है, कुछ भी ले सकते हो। तो कुछ भी का मतलब है रियल नंबर बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो इनफाइनाइटली मैनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइटली मैनी, क्योंकि बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जिसपे, ठीक है, हमें ये 25 मिल सकता है, क्योंकि x के लिए रियल में कुछ भी रख लो। ठीक है, कुछ भी नंबर रख लो, क्या दिक्कत है। तो इसलिए यहां पे बहुत सारी चीजें आपकी निकल के आ सकती हैं। तो ये तो मैंने 2 पॉइंट बताए, आप और भी ले सकते हो। ठीक है, क्लियर? पॉइंट में ले सकते हो, स्क्वायर करोगे तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 25 आ जाएगा। तो इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की। तो ये ट्राइंगल पे बेस्ड है, जिसमें आपके पास ए बी साइड है ए, बी ई हमारे पास है, ए बी है पहले ए, डी ई हमारे पास है एक्स, बी ई हमारे पास है बी, और ई सी हमारे पास है सी। और आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है ए बी सी के टर्म्स में, और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, क्या है? पैरेलल। तो आप मुझे बताओ, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो क्या करस्पॉन्डिंग एंगल से ये और ये एंगल बराबर आ जाएगा? और ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल क्या सिमिलर हो जाएगा? कर लेते हैं, जरा कर लेते हैं क्या कि भाई अगर हम 2 ट्राइंगल ले लें, इन ट्राइंगल CED, एक ट्राइंगल हमने ले लिया क्या CED, और एक ट्राइंगल ले लिया कौन सा
CBA, एक ट्राइंगल ले लिया हमने CBA, ये दो ट्राइंगल ले लिए CED और CBA, जिसमें हम बता देंगे कि एंगल C बराबर एंगल C है क्योंकि कॉमन है, क्या है कॉमन, और एंगल E जो है यानी कि CED जो है, एंगल जो CED है वो बराबर है एंगल B के, किससे, करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो अगर दो एंगल इक्वल हैं तो क्या सिमिलर हो जाता है, तो बाई डबल ए से ये दो ट्राइंगल हो जाएंगे सिमिलर, यानी ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल CED सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा किसके, CBA के, ठीक है, यानी CED जो ट्राइंगल है वो CBA के सिमिलर होगा। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आप करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो ले सकते हो, यानी कि क्या, CE के करस्पॉन्डिंग आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है CB, तो CE अपॉन CB इज इक्वल टू DE, ये दिख रहा है और इधर AB दिख रहा है, तो DE के करस्पॉन्डिंग यहाँ AB लिख लो और आंसर हमारा यहीं से आ जाएगा, तो दो साइड से ही काम चल जाएगा। तो CE हमारा C है, CB की बात करें तो CB यहां से लेके यहां तक, तो ये B है और ये C है, तो B प्लस C हो जाएगा ये। DE की बात करें तो X है और AB की बात करें तो A है, तो A को अगर यहां मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनली हमारा जो X है, तो क्या X हमारा AC अपॉन B प्लस C आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन है AC अपॉन B प्लस C, AC अपॉन B प्लस C, क्या आंसर B पार्ट आ गया, क्या आंसर हमारा B पार्ट आएगा, क्लियर है। तो यानी पहले सिमिलर कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राइंगल से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्कूल में भी बहुत बार पूछे जाएंगे आपके, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में है O इज अ सेंटर, PQ इज अ कॉर्ड, मेक एन एंगल 50 डिग्री विद द टेंजेंट PR, यानी ये एंगल 50 डिग्री है, और एंगल मेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर, यानी ये वाला एंगल आपको पता करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, सेंटर वाला एंगल कितना है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर आपका ये वाला एंगल 50 डिग्री है, कितना है 50 डिग्री है, ये वाला एंगल 50 डिग्री है, तो सीधी सी बात है ये पूरा एंगल टेंजेंट के साथ कितना होता है, आपको पता होगा ना कि जो रेडियस है और जो टेंजेंट है ये आपस में कितना एंगल बनाते हैं, ये एंगल आपका 90 डिग्री बनाते हैं। तो अगर ये 50 है तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, क्या ये 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 90 प्लस 40 सॉरी 50 प्लस 40 90 होता है। अच्छा OQ और OP रेडियस है, तो अगर ये 40 हो गया तो ये भी 40 डिग्री होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब इसमें अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं तो 40 प्लस 40 प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री, तो 80 डिग्री प्लस का एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल O कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस का 80 डिग्री, यानी कि 100 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि किसमें B पार्ट में आया, इसमें जो कि हमारा B पार्ट में। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो, क्लियर है सबको, समझ में आया, तो ये आ गया 100 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो 10th में लिखा है अ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, एक मतलब सर्कल को सर्कमस्क्राइब करते हुए क्वाड्रिलेटरल आपको बनाना है, ठीक है। तो PQRS हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया जिसमें PQ आपके पास 12 है, QR आपके पास 15 है, RS आपके पास 14 है और SP पूछा जा रहा है। तो याद रखना सर्कल के बाहर अगर क्वाड्रिलेटरल है, तो अगर आपने सर्कल चैप्टर किया होगा ना तो उसमें एक क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें हम एक चीज प्रूव करते हैं कि सर्कल के बाहर अगर क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट साइड का सम जो होता है यानी कि PQ प्लस SR वो बराबर होगा यहां पे जो अपोजिट साइड है यानी कि QR प्लस का PS, QR प्लस का PS, ये इसके बराबर ही होगा। तो PQ यहां पे 12 है, SR आपके पास 14 है, QR 15 है और PS निकालना। तो ये रिजल्ट याद रखो, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है लेकिन ये कभी कभी शॉर्ट में पूछ लेते हैं, जैसे ये पूछ लिया देखो 1 नंबर में। तो अगर ये रिजल्ट आपको याद नहीं होगा तो फिर आप परेशान रहोगे, तो ऐसे कर लेना है। तो बस
ये हो गया 26 और ये 15 यहाँ माइनस कर दो तो PS, तो यहाँ से 11 आ जाएगा। PS की क्या आ गई, PS की जो वैल्यू है वो आ गई 11 के बराबर। ठीक है, बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 11 बोला है साइन थीटा अगर A/B है तो कॉस थीटा बता दो। भाई साइन थीटा है A/B तो बोल रहा है कॉस थीटा बता दो। तो यार हमें एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या पता है हम लोगों को? हम लोगों को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, A/B, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए और हमें कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा ये A²/B² इक्वल टू यहाँ पे 1। तो अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना है तो ये रिजल्ट कहाँ जाएगा, RHS में। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी क्या वो 1 माइनस का A²/B² आएगी। ठीक है, अब अगर यहाँ पे B² अगर आप एलसीएम लोगे तो ये B² माइनस का A² आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा जरा चेक कर ले, आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इतना, स्क्वायर रूट कर दो। क्या कर दो, स्क्वायर रूट। तो कॉस थीटा इक्वल टू ऊपर वाले पे भी स्क्वायर रूट हो जाएगा और नीचे वाले पे भी स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो B² का रूट तो B हो जाएगा और ये ऐसे ही रहता है। तो ये ऑप्शन कौन सा है, क्या ये ऑप्शन C में दिख रहा है आपको इस तरीके का? क्या आपको ये ऑप्शन C में दिख रहा है? ठीक है। अच्छा, गलती से कुछ बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं ये रूट है ये स्क्वायर है, B- A बोल देते हैं। ऐसी गलती आप मत करना। रूट के अंदर अगर स्क्वायर है वो भी बीच में प्लस या माइनस है तो सेपरेट स्क्वायर रूट नहीं होता है। ठीक है, आपका आंसर ऐसे ही रहना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है, जिसमें बोला है sec A प्लस का tan A 1 माइनस का sin A, 1 माइनस का sin A, ऐसा दे रखा है ये sec A प्लस tan A और एक ब्रैकेट में है 1 माइनस का sin A। तो सबसे पहले देखो ट्रिग्नोमेट्री का अगर कोई नया क्वेश्चन आ जाए तो साइन कॉस में चेंज करते हैं। किस में करते हैं, साइन कॉस में चेंज करते हैं। तो sec क्या होता है 1/cos A, tan क्या होता है sin A/cos A। ठीक है, और ये कितना है 1 माइनस का sin A। ठीक है, तो 1 माइनस का sin A ये हो गया और sec हो गया 1/cos, tan हो गया sin/cos। तो यहां पे अगर एलसीएम ले लें cos A तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस sin A और ये कितना है 1 माइनस का sin A। चेक कर लो जरा ये चीज, मतलब यहाँ पे cos A एलसीएम लिया तो ये आ गया 1 प्लस का sin A और ये 1 माइनस का sin A। तो क्या ऊपर कोई एक आइडेंटिटी बन रही है A प्लस बी A माइनस बी बन रहा है ना। तो क्या हो जाएगा ये A प्लस बी माइनस बी क्या होता है, A प्लस बी माइनस बी A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर अपॉन cos A अपॉन cos A, मतलब A प्लस बी A माइनस बी क्या हो जाएगा A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे cos A। तो ये तुम्हारा कितना आ गया 1 माइनस का साइन स्क्वायर A अपॉन cos A। क्या आ गया 1 माइनस का साइन स्क्वायर A अपॉन cos A, ऐसा रिजल्ट आएगा। अच्छा, अब सोचते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर A को हम क्या लिख सकते हैं, ये दिमाग लगाते हैं। ठीक है, तो यार देखो हमारे पास क्या होता है साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A कितना होता है 1 होता है ना। तो ये टर्म इधर पहुंचेगा तो कॉस स्क्वायर A की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगी कि नहीं आएगी। इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर A को हम कॉस स्क्वायर A लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर A अपॉन कॉस A, तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, ये कॉस A के बराबर आ जाएगा जो कि D पार्ट के बराबर है। किसके बराबर है, जो कि हमारा D पार्ट के बराबर है, D ऑप्शन। ठीक है, आया समझ में, बढ़िया से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि एक पोल है जिसकी हाइट है 6 मीटर, एक पोल है इसकी हाइट है 6 मीटर और इसकी शैडो है 2√3 मीटर और बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ। तो यानी ये थीटा पूछ रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ, ये थीटा पूछ रहा है। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, तो tan थीटा लगा दो। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना आ जाएगा देखो tan थीटा इक्वल टू
ये 3 टाइम्स कट जाएगा, 3/√3 आ गया। तो tan थीटा इज इक्वल टू 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3 और नीचे आपका √3 है तो एक √3 कट गया। तो tan थीटा अगर आपका √3 के बराबर है तो क्या थीटा आपका 60 डिग्री आ जाएगा? कितना आ जाएगा? क्या आपका थीटा जो है वो 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, हमारा 60 डिग्री इसका आंसर आ गया है। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन 14 पे। तो क्या बोला गया, पढ़ लो जरा। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल। पेरीमीटर का मतलब होता है सर्कमफ्रेंस यानी 2πr, और बोला ये न्यूमेरिकली इक्वल है यानी किसके? एरिया के बराबर यानी πr² के बराबर। और बोल रहा है रेडियस ऑफ सर्किल बता दो। तो यार इससे आसान क्या मिलेगा, पाई से पाई कट गया, एक रेडियस से एक रेडियस की पावर कट गई, तो 2 = r। तो r जो है वो 2 यूनिट्स के बराबर आ गया। ए पार्ट किसके बराबर आ गया? 2 यूनिट्स के बराबर आ गया। ठीक है, अगर आपको ये कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है सब कुछ समझ में आ रहा है, तो यार वीडियो को लाइक कर देना। देखो आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है, आपके लिए पूरा सॉल्व करवाया जा रहा है पेपर CBSE का, तो लाइक जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, और तरक्की बैच में भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार ऐसा कंटेंट अगर मिल जाए, साथ में मेंटरशिप भी मिल जाए, चीज़ें अच्छे से हो पाएँ, ठीक है, तो आप वो तरक्की बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15th में आपका क्या है? इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क इक्वल एरिया टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर दिस। मतलब 2 सर्कुलर पार्क पहले से हैं जिनके डायमीटर दे रखे हैं, यानी D1 मान लो आपके पास है 16 और D2 हमारे पास है 12। पहले से ये 2 पार्क हैं, इनसे एक प्रपोज किया गया कि एक सिंगल पार्क बनाना है, और बोला है उसका रेडियस क्या होगा, न्यू पार्क का, इस न्यू पार्क का रेडियस क्या होगा, ये पूछा है। और कंडीशन ये है कि जो इसका एरिया होगा वो एरिया होगा सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्किल, यानी इसका एरिया A1 ले लें और इसका एरिया A2, और इसकी रेडियस को अगर R1 बोल दूं और इसकी रेडियस को R2, तो एरिया ये हो जाएगा πr1², ये हो जाएगा πr2²। ठीक है, और यहां पे इसकी रेडियस अगर r है तो यहां का एरिया πr²। तो आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो इसका एरिया है कैपिटल A वो सम ऑफ दिस एंड दिस है, यानी कि A1 + A2 के बराबर है। किसके बराबर है? A1 + A2 के। तो A1 क्या है? πr1², A2 क्या है? πr2², कैपिटल A क्या है? πR²। इन दोनों में अगर पाई कॉमन ले लिया जाए तो πr² पाई कॉमन लिया तो r1² + r2² आएगा, पाई से पाई कट गया, r² r1 का स्क्वायर। देखो अगर डायमीटर 16 है तो रेडियस कितनी इसकी होगी 8, तो 8 का स्क्वायर। अगर डायमीटर 12 है तो रेडियस कितनी होगी 6, तो 6 का स्क्वायर। तो ये 100 हो जाएगा, सॉल्व कर लो तो r² 100 हो गया, तो क्या r की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, 10 मीटर। तो जो नया पार्क बनेगा उसका रेडियस कितना होना चाहिए? ए पार्ट, यानी कि 10 मीटर के बराबर। आया समझ में? ये भी NCERT बेस्ड ही है। अब जरा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या लिखा, पहले क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो, वीडियो पॉज कर दिया करो। अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो पहले खुद से ट्राई किया करो। ठीक है, वीडियो को पॉज किया करो, हमेशा आदत डालो। जब भी आप मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो, किसी साथ ही पढ़ाई कर रहे हो, पहले खुद से ट्राई करने को। अगर आपने ये चैप्टर कर रखा है तो ठीक है। देयर इज अ ग्रीन स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड दिस सर्कमस्क्राइबिंग अ रेड सर्किल। एक रेड सर्किल है, ठीक है, और एक ग्रीन स्क्वायर बोर्ड है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है रेड सर्किल को। ग्रीन स्क्वायर बोर्ड यहां पे है जो सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। मैं ग्रीन कलर बना भी देता हूँ, ग्रीन कलर है मेरे पास, चलो इससे काम चल जाएगा। ये ग्रीन कलर का है, ठीक है। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है बाहर, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर का हमारा स्क्वायर वाला बोर्ड है, तो ये ग्रीन कलर से हमने कर लिया मार्क। तो अब और क्या दे रखा था, और जो सर्कल है वो रेड कलर से है, ये रेड कलर है सर्कल, ठीक है, ऐसा है, ठीक है।
अब क्या बोला, ध्यान से पढ़ते हैं। देयर इज अ ग्रीन स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2a, ये स्क्वायर बोर्ड जो है इसकी जो साइड है वो 2a है, ठीक है। और सर्कमस्क्राइब ए रेड सर्किल इज आस्क्ड टू कीप अ डॉट ऑन द अबव सेड बोर्ड, ठीक है, एक डॉट रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कीप्स अ डॉट ऑन द ग्रीन रीजन, मतलब जो डॉट हमें लगाने हैं ना, जो डॉट हमें रखने हैं वो इस ग्रीन वाले पार्ट में रखना है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो भाई प्रोबेबिलिटी जो है हमें जो बतानी है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ठीक है, मतलब हमें बताना है मेनली ग्रीन वाली पार्ट की प्रोबेबिलिटी कह सकते हो, मतलब ग्रीन वाला जो पार्ट है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बताना है। तो ग्रीन वाले की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा, स्क्वायर का एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस करना होगा, तभी तो ये ग्रीन पार्ट का एरिया मिलेगा। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, ये तो ऊपर आ जाएगा, अपॉन नीचे तो बड़ी चीज होगी, टोटल क्या है, स्क्वायर है, तो नीचे तो एरिया ऑफ स्क्वायर आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। समझ रहे बात को। तो बस अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो 2a है साइड यहां पे, तो 2a का स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा रेडियस कितना होगा, अगर यहां सेंटर है और यहां तक ज्वाइन करोगे, टोटल 2a है तो रेडियस तो a होगी ना, हाफ, क्योंकि पूरा यहां से लेके यहां तक डायमीटर के बराबर होगा, तो डायमीटर 2a के बराबर होगा, तो रेडियस क्या होगा a, तो पाई a स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर वो क्या हो जाएगा a स्क्वायर और 2a स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा देखो 4a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ऊपर a स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा तो 4 माइनस पाई अपॉन 4a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा तो 4 माइनस का पाई अपॉन 4, तो ये सबसे अच्छा आंसर आ जाएगा 4 माइनस पाई अपॉन 4। क्लियर आया सबको समझ में, वेरी गुड। 17 क्वेश्चन में बोला है 2 कार्ड्स ऑफ हर्ट 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड आर मिसिंग फ्रॉम 52 कार्ड्स, यानी कि 52 कार्ड में से कितने कार्ड मिस हो गए, 6 कार्ड माइनस कर दो तो 46 कार्ड्स तो बचे होंगे रिमेनिंग। अब बताना है प्रोबेबिलिटी बतानी किसकी, ब्लैक कार्ड की। तो भैया ब्लैक कार्ड जो है हमारे पास कितने बचे होंगे, देखो टोटल ब्लैक कार्ड होते हैं 26, अगर आपको पूरा आइडिया है कार्ड्स का, तो ब्लैक कार्ड होते हैं 26, जिसमें कि 4 कार्ड, देखो जो 2 कार्ड है हार्ट के ये तो रेड कलर के होते हैं भाई, और जो स्पेड होता है वो ब्लैक कलर का होता है, तो अभी भी हमारे पास ब्लैक के कितने कलर मतलब कार्ड बचे होंगे, टोटल 26 होते हैं, उसमें से 4 ब्लैक कार्ड खो गए होंगे यानी मिसिंग है, तो कितने बचे होंगे 22, तो ये फेवरेबल हो गया, और टोटल कितने कार्ड बचे हैं 46, तो फेवरेबल ऊपर नीचे टोटल, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, क्या बी पार्ट आ गया, क्या हमारा आंसर बी पार्ट आ गया है, देख लो जरा, ठीक है, आया सबको समझ में बढ़िया से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास फ्रॉम द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हाइट इन सेंटीमीटर बिलो 140, बिलो 145, बिलो 150। अब देखो मॉडल क्लास निकालनी है, अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो सबसे पहले तो यार इसका हमें ये बिलो लिखा है ना, इसको क्लास इंटरवल में डिवाइड करना होगा और फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये CF है, क्या है ये CF है, तो भाई अगर आप इसको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी में डिसाइड कर लोगे, तो जहां हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आती है वहां से मॉडल क्लास डिफाइन होती है। जिन बच्चों ने स्टैट्स कर लिया होगा उनको ये बात पता होगी, तो अभी तो हम इस पे फोकस करते हैं क्लास इंटरवल पे। तो यहां पे बिलो 40 लिखा है, 140 लिखा है, तो पहला वाला तो आप लोग बिलो 140 लिख सकते हो, लेकिन नेक्स्ट वाला जो बिलो 145 है, तो ये 140 है ना, तो नेक्स्ट वाला हो जाएगा 140 से 145, फिर ऐसे ही चलता जाएगा 145 से 150, फिर 150 से 155, फिर 155 से 160, कहाँ तक गया ये बिलो 165 है, तो फिर 160 से 165। मतलब क्या करते हैं इंटरवल कैसे बनाते हैं,
पहला देख लो क्या है, पहले वाले में पहले लिख दो। फिर 5 का डिफरेंस दिख रहा है, देखो 40, 50, 45, 50, 55, 5 का डिफरेंस है ना। तो बस ये बिलो 145 है ना, और ये 140 है, तो 140 से 145, फिर 145 से 150, और लास्ट देख लो 165 है। अब ये हमारा CF है जो हमें दिया होता है ना, जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको बिलो मोर देन दे रखा है तो ये CF लिखा है, लग रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखा, फ्रीक्वेंसी नॉट फ्रीक्वेंसी, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF है ये। तो CF से F कैसे निकालते हैं वो सीख लो। क्या करते हैं, अगर पहला नंबर 4 है तो यहां 4 लिख दीजिए, अगर पहला नंबर 4 है तो 4 लिख दो। फिर मतलब पहला नंबर F में और CF में सेम होता है। फिर दूसरे वाले में क्या करना होता है, इस वाले से इसको माइनस करना है, तो 11 माइनस 4 7, 29 माइनस का 11 अगर आप करोगे तो कितना आएगा 18, तो 18 यहां आ जाएगा। फिर 40 में से 29 जाएगा तो 11 आ जाएगा, 46 में से 40 जाएगा 6 आ जाएगा, और लास्ट 51 में से 46 जाएगा 5 आ जाएगा। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है ये 18 है ना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यही तुम्हारी मॉडल क्लास है। क्या है, जहां हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिली है इसी को बोलते हैं मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को। तो आपसे क्या पूछा था, अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो इस मॉडल क्लास की अपर लिमिट कितनी है, क्या ये 150 है, तो इसका आंसर आ गया 150। कौन सा है, डी ऑप्शन। ठीक है, क्या है ऑप्शन डी, समझ में आया। चलो अब एसर्शन रीजनिंग। एसर्शन रीजनिंग में क्या होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें पहला ए पार्ट तब होता है जब एसर्शन रीजन दोनों सही हो, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो एसर्शन का। बी ऑप्शन तब बोलते हैं जब दोनों करेक्ट तो हो लेकिन आर जो है वो एक्सप्लेन ना कर रहा हो, मतलब उसको एसर्शन को। और थर्ड सी पार्ट तब होता है जब एसर्शन ट्रू हो, रीजन फॉल्स हो, या फिर डी पार्ट में एसर्शन फॉल्स हो, रीजन ट्रू हो, मतलब उल्टा हो। तो पढ़ लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें एसर्शन दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज द सम ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी इस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो ये बात तो सही है कि अगर इसका एरिया निकालना है टॉप का तो हमें ये दोनों एरिया लेने पड़ेंगे। फिर क्या लिखा है, टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग द प्लेन सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड कोन। ये बात भी ठीक है, जैसे अगर ये ऐसा कोन था और इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखना था, तो इसका और इसका कोन का और हेमिस्फीयर का जो पार्ट है उसको फिक्स करना पड़ा ना, तभी तो ये बन पाया। इमेजिन करके देखो, एक कोन है और उस पर एक हेमिस्फीयर रखा है, तो उनके जो सरफेस हैं ये वाले कॉमन है, तभी तो ये हो पाया इस तरीके से। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी ए पार्ट हो जाएगा, तभी आपको ये वाला एरिया मिल रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो इसका जो अब 20th क्वेश्चन क्या है, 20th में लिखा है स्टेटमेंट दिस इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, तो कैसे देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डिफरेंस निकाल के। अगर मेरे ये नंबर, ये अगर पहला नंबर है A1 फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, अगर मुझे ये AP देखना है तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंस निकालूंगा। कैसे, A2 माइनस का A1 कितना आएगा, देखो A2 माइनस A1 यानी माइनस का 5/2 माइनस ऑफ -5, तो माइनस का 5/2 प्लस का 5, 2 एलसीएम लिया तो माइनस का 5 प्लस 10, तो क्या ये प्लस का 5/2 आ गया। ठीक है, अब A3 माइनस A2 निकाल लो, 0 माइनस ऑफ माइनस का 5/2, तो क्या ये प्लस का 5/2 हो जाएगा। ठीक है, A4 माइनस A3 निकाल लो, तो 5/2 माइनस का 0, तो ये तुम्हारा ये भी 5/2 आ गया, सारे सेम आ रहे, AP तो है, एसर्शन तो ट्रू है। द टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। मतलब ये कह रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते भाई, बिल्कुल हो सकते हैं। देखो अब मान लो मैं पॉजिटिव वाली सीरीज बना दूं, क्या 3 5 7 9, क्या ये दोनों सारे टर्म पॉजिटिव नहीं है, लेकिन ना द टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। मतलब पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ये कहना चाह रहा है
कि मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब है या तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सारे टर्म पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, दोनों नहीं हो सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे हो सकता है। मान लो -3 से स्टार्ट करा, अब मैं 2 ऐड करता जाता हूं, तो -3 में अगर 2 ऐड करा तो -1, फिर 2 ऐड करा तो +1, फिर 2 ऐड करा तो +3। तो यहाँ पे नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, और ये एपी भी है और रैशनल नंबर भी है। और ये क्या बोल रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। आप देख पा रहे हो ये सारे के सारे रैशनल नंबर है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो ये फॉल्स हो गया। एसर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, तो सी पार्ट इसका आंसर है। समझ में आया? तो सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं, हमने ये पूरे कर लिए हैं, ठीक है। और आने वाले वीडियो में जब तक आप देख रहे होगे, हो सकता है आप बहुत लेट देखेंगे, तब तक तो ये पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे क्वेश्चन। ये स्टैंडर्ड का है, बेसिक का भी करवाऊंगा, ठीक है। तो आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा, समझ में आए सारे क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।